नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकानेर के राठौर राजवंश, आमेर के कछवाहा राजवंश, हाड़ौती के चौहान राजवंश और जालोर के चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बीकानेर का राठौर राजवंश और उनके प्रतापी शासक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न चाहे आप कैसी भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, बीकानेर से संबंधित एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में जरूर मिलता है। तो राव बीका, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने, जो कि जोधपुर राजवंश से संबंध रखते थे। बीका का जो समय है वो 1465 से 1504 ईस्वी तक है। बीका जो हैं वो मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा हैं जोधपुर के, उनके पुत्र थे। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर, यानी राव जोधा ने एक बार इन पे कटाक्ष कर दिया था, व्यंग्य कर दिया था, तो 1465 ईस्वी में ये जांगल प्रदेश आ गए, यानी बीकानेर आ गए। ऐसी एक किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसने नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली थी, यानी करणी माता की सहायता से उन्होंने बीकानेर राज्य की नींव रखी थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये है कि जांगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर के जीता था, यानी दोनों ने मिलकर के जीता। राव बीका थे और जाट सरदार नरा थे। दोनों के नाम से इस शहर का नाम बीकानेर कहा गया है। भाटी, चौहान, खींची, कैमखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठा करके उसने अनेक गांवों पर अधिकार है वो कर लिया था राव बीका ने। पुंगड़ के राव शेखा की पुत्री से विवाह करके उसने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया था। यानी पुंगड़ के शासक थे राव शेखा, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था राव बीका का। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना करके उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बना दिया, यानी पहला मारवाड़ जोधपुर था और दूसरा बीकानेर। इसने देशनोक में माता करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण है वो भी करवाया था, यानी मुख्य जो मंदिर है माँ करणी का, उसका निर्माण राव बीका के द्वारा ही करवाया गया था। दूसरे हैं राव लूणकर्ण। लूणकर्ण वो 1505 से 1526 ईस्वी तक लूणकर्ण है, उनको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था। उसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। नागौर का शासक था मोहम्मद खां, उसको हराया। 1526 ईस्वी में ढौसी के युद्ध में नारनौल के नवाब थे अबीर मीरा से लड़ते हुए राव लूणकर्ण वो मारे गए थे। बिठू सूजा ने अपना ही ग्रंथ था रावजियत शिरोछंद। ये बहुत बार पूछा जाता है ये कि रावजियत शिरोछंद किसकी रचना, तो बिठू सूजा की है ये रचना। उसमें कलयुग का कर्ण कहा गया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कलयुग का कर्ण वो राव लूणकर्ण को कहा जाता है। और राजपुताने का कर्ण एक और है, वो राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है, करमचंद वंश उत्कीर्ण काव्य है ये। उस ग्रंथ में उनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है, यानी काफी दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं ये अपने युग में, इसलिए इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। लूणकर्ण सर जो झील है उसके निर्माता भी इसे स्वीकार किया गया, यानी लूणकर्ण सर में जो झील है उसको भी इन्होंने ही बनवाया था। ये राव लूणकर्ण के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो रावजियत शिरोछंद अच्छे से याद रखना, दूसरा कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं बातें। अब रावजियत सिंह जो कि 1526 से 1541 ईस्वी तक है। रावजियत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, हुमायूं का भाई था ये कामरान, उसको पराजित किया था। और इस युद्ध का वर्णन है बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ रावजियत शिरोछंद में किया है, जिसमें बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। यानी मालदेव जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया और बीकानेर को अपने राज्य में मिला लिया। तो फिर रावजियत सिंह ने अपने मंत्री को भेजा था नागराज को और शेर शाह की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा, मगर सहायता नहीं आने से पूर्व 1541 में माहोबा या पाहोबा का एक युद्ध हुआ था जोधपुर में। इसमें रावजियत सिंह है वो मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त है वो हो गए थे। राव कल्याणमल, राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी तक ये राय सिंह के पिता थे। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 में सांगा की सेना की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, इसमें शेरशाह की सहायता की थी।
भटनेर के किले पर अधिकार किया। 1570 में अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था। उस नागौर दरबार में उपस्थित होकर के मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो बीकानेर का वह कौन सा शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की? तो कल्याणमल थे। ठीक है, कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज और एक राय सिंह। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। ये शासक नहीं थे, ये साहित्यकार थे। वेलिकर्सन रुक्मनेरी इनकी प्रसिद्ध रचना है, वो कई बार पूछी जाती है। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है कि जोधपुर का सर्वप्रथम प्रशासक अकबर ने किसको नियुक्त किया था? तो राय सिंह को 1572 में। 2 साल तक 74 तक रहे थे ये। वहीं पर उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर के दरबारी कवि बन गए थे, जिसने वेलिकर्सन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ अच्छी तरीके से याद रखना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। राय सिंह सबसे महत्वपूर्ण थे बीकानेर के शासकों में। इनका ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि जूनागढ़ का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक रहे थे। 1570 ईस्वी में जब अकबर ने नागौर दरबार के समय ही मुगल सेना में सम्मिलित हो गए थे, उसने अकबर के गुजरात अभियान व कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। इन दोनों अभियानों में, गुजरात और कांधार में, अकबर ने 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और बीकानेर के शासक बन गए थे कल्याणमल की मृत्यु के बाद में। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। ये जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं, वो जो अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया था मेवाड़ पर, तो वहाँ से ये मूर्तियाँ उनकी वीरता प्रमुख होकर के अकबर ने आगरा के किले में लगवाई। फिर राय सिंह ने वहाँ से लेकर के जूनागढ़ में ले आए थे। किले के भीतर उसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। और इनके समय में भीषण अकाल पड़ा था, राय सिंह के समय में, इसलिए उस अकाल से निपटने हेतु इन्होंने बहुत ही धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। राजपूताने का कर्ण इनको कहा गया था और कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कहा गया था। तो अच्छी तरीके से दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखना। राजपूताने, अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, आपको बड़ा कंफ्यूज रहता है, कई विद्यार्थी पूछते हैं। तो देखो, राजपूताने कर्ण, इसमें रै कॉमन है, इधर राय सिंह, तो दोनों में अगर रै आ रहा है तो समझ लेना राजपूताने कर्ण राय सिंह, और कलयुग का कर्ण कल्याणमल। ठीक है, राव लूणकर्ण, सॉरी। तो कलयुग लूणकर्ण और राजपूताने का राय सिंह, बड़ी कंफ्यूज रहती है। ये अच्छी तरीके से याद रखना, कहा किसने था? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने के कर्ण की संज्ञा राय सिंह को दी थी। अब देखिए कर्ण सिंह। कर्ण सिंह 1631 से 1668 ईस्वी तक हुए थे। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर के कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था। नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य 1642 से 1644 के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि मतीरे की राड़ वो किस किस के मध्य हुई? तो कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने ही पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेज दिया था। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है एक, सुख सप्तशती में कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है। बीकानेर के शासकों में जांगलदर बादशाह कौन है? कर्ण सिंह है। और कर्ण सिंह है, उन्हें साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान हैं गंगानंद मैथिली ने कर्णाभूषण और काव्य टाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। ये कल्पद्रुम रचना बहुत बार पूछी जाती है, और एक जांगलदर बादशाह की उपाधि है, ये बहुत बार पूछी जाती है, और एक मतीरे की राड़। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कर्ण सिंह से संबंधित। तो आप तीनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि मतीरे की राड़ वो अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, जांगलदर बादशाह की उपाधि किसको दी गई? कर्ण सिंह को दी गई। और प्रसिद्ध कल्पद्रुम रचना है वो उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण लिखा था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाकंभरी के चौहान, तो देखिए शाकंभरी के चौहान वंश और उनके प्रतापी शासक, इसमें पृथ्वीराज चौहान हैं, विक्रयराज चतुर्थ हैं, वो महत्वपूर्ण शासक आएंगे। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और जो ख्यात हैं उनमें इनको अग्निवंशीय माना गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने विचार करके इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया तथा
अचलेश्वर मंदिर में एक अभिलेख मिला है जिसमें इनको चंद्रवंशीय माना गया। कई विद्वान इन्हें आर्य मानते हैं तो कई विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि चौहानों को ब्राह्मण किसने माना है? दशरथ शर्मा ने माना। अच्छी तरीके से याद रखिए। विदेशी किस किसने माना? कर्नल जेम्स टोड ने, स्मिथ है, इन्होंने विदेशी माना है। ठीक है। सूर्यवंशी किसने माना? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने। चंद्रवंशी अचलेश्वर मंदिर में एक अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। ये 3-4 बातें काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छी हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है। बिजोलिया जो शिलालेख है उसके अनुसार सांबा झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान, जो कि चौहानों का आदि पुरुष था। कौन थे? वासुदेव चौहान। कई बार ये पूछा जाता है। जिनका समय है वो 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य करते थे, परंतु बाद में गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। गुवक प्रथम ने, और इसी वंश के सामंत सांबर का वंशज था, जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में पैदा हुआ था। वाकपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ था। सबसे पहले शक्तिशाली शासक कौन था? वाकपतिराज, जिसने प्रतिहारों को परास्त करके अपनी शक्ति का परिचय दिया था, यानी गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर दिया था वाकपतिराज ने। विग्रहराज द्वितीय ने चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 883 ईस्वी में हर्षनाथ जो मंदिर है उसके लेख के अनुसार उनकी विजयों का उल्लेख भी मिलता है। उसमें गुजरात के चालुक्य शासक मुदराज को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभराज और गोविंदराज तृतीय शासक हुए थे। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है जैनक का लिखा हुआ, उसमें गोविंद तृतीय की उपाधि को वेरीघट यानी शत्रु संहारक मिलती है। यानी गोविंद तृतीय थे, उनको शत्रु संहारक कहा गया, यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ के आगे बढ़ने से रोका था। गजनी का कोई शासक आया था, उनको आगे बढ़ने से रोक दिया था गोविंद तृतीय ने। अब इनकी वंशावली वो अजय राज से शुरू होती है। अजय राज ने 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया था। अजय राज जो कि 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का प्रतापी शासक था। जो 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने, और चांदी तथा तांबे के सिक्के भी चलाए थे, जो कि अजय प्रिय द्रम्ब कहलाए थे। ये जो चांदी के और तांबे के जो सिक्के थे उनका नाम था अजय प्रिय द्रम्ब। कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है, यानी कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी थी सोमलवती, उसका नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णुता शासक था, यानी सभी धर्मों का आदर करता था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबी जो थे उनका सम्मान की दृष्टि से देखा था, यानी उनका भी काफी सम्मान किया था। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था। यह काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाने योग्य कथन है कि अजमेर शहर में जैन धर्मावलंबियों के मंदिर बनाने के लिए पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश किसने प्रदान किया था? तो ध्यान रखना, अजय राज ने प्रदान किया था, यानी चढ़ाया था मंदिर में। अर्णोराज 1133 से 1155। अर्णोराज ने तुर्कों पर एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त खुद हो गया था। कुमारपाल चालुक्य से स्वयं परास्त हो गया। इसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कई बार पूछा जाता है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने। अर्णोराज शैव थे, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता बरती थी, यानी अन्य धर्मों के प्रति भी आदर सम्मान रखा था। उसने अजमेर के खरगतगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान भी किया था। देवबोध और धर्मघोष उसके समय में प्रकांड विद्वान हो गए थे। ये दो विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। उसने काफी सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से कुछ मानहानि उठानी पड़ी, फिर भी गजनियों को परास्त करके तथा मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश का प्रभुत्व घटने नहीं दिया था। यानी चालुक्यों से तो ये पराजित हो गया, परंतु बाद में गजनी से आने वाले शासकों को परास्त किया। साथ ही साथ में मालवा और हरियाणा तक अपने राज्य की सीमा है वो बढ़ाई थी। इसलिए अपने वंश का प्रभुत्व है वो उसने घटने नहीं दिया, अपने ही वंश की शान और शौकत मानव मर्यादा वो बनाए रखी थी। विग्रहराज चतुर्थ
बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, परीक्षा में प्रश्न इनका अक्सर पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ जो हैं उसने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। सबसे पहले अगर चौहानों में दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक था तो वो विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है, यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था जिसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया था। गजनी से एक शासक आया था खुसरू शाह, उसको भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। जयानक भट्ट जो थे उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को, इनका मूल नाम बिसलदेव था, ठीक है, इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। ये कई बार पूछा जाता है कि चौहानों में कवि बांधव कौन थे, तो विग्रहराज चतुर्थ थे और ये उपाधि जयानक भट्ट के द्वारा दी गई थी। विग्रहराज ने हरि के लिए नाटक लिखा और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। तो हरि के लिए नाटक विग्रहराज के द्वारा लिखा गया है, जबकि सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नाटक लिखा गया था। उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बना करके उसे हरि के लिए नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा करके 2.5 दिन के झोंपड़ा नामक एक मस्जिद में बदल दिया था। विग्रहराज ने बिसलपुर बसा करके बिसलपुर बांध का निर्माण भी किया था। जो बिसलपुर बांध वर्तमान में है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही बनवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ ने मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा ये लिखते हैं कि उनकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि, सूझबूझ वाला निर्माता, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। उन्होंने लिखा है, जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी की क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानते थे। सोमदेव तो विग्रहराज थे, उनको वीर ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी मानते थे। ये केवल उनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक में उनकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोर्न ने भी उनकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह उस हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपातलक्ष का स्वर्णकाल माना जाता है, यानी चौहानों का स्वर्णकाल किसका समय माना जाता है, विग्रहराज का समय माना जाता है, क्योंकि काफ़ी तो निर्माण कार्य किए और किसी भी शासक से ये परास्त नहीं हुए थे और कई विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका प्रश्न तो आता ही आता है, आप सभी को ही पता है, जो 1177 से 1192 में युद्ध हुए थे। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए थे, जो मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बने थे। 1182 में इन्हें सतलज प्रदेश के भंडानकों को पराजित किया था। सबसे पहले भंडानकों को इन्होंने पराजित किया और इसी वर्ष इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को भी इन्होंने पराजित किया था, जो वीर योद्धा थे आला और उदल, जो कि लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया और स्वयंवर के समय में उनकी बेटी संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में तो गौरी को पराजित किया, मगर 1192 में जब त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे, जिसने चौहान राज्य का जो पतन हुआ, वहीं पर भारत में तुर्की शासन की नींव है वो पड़ गई थी त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय विद्यानुरागी थे, गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयनायक, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चंद्रबरदाई तो इनके मित्र और सखा भी थे और राजकवि भी थे। संयोगिता स्वयंवर कथा देखो, कन्नौज के शासक जयचंद थे, उसने एक राजसूय यज्ञ रखा था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित कर लिया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल जो था मुख्य गेट, वहां पर पृथ्वीराज की मूर्ति रखवा दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से बहुत प्रेम करते थे, अतः संयोगिता ने वरमाला है वो लेकर के एक एक राजा महाराजा को देखती गई और आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बहुत दुखी हुई, किंतु बाद में जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई, तो उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय पृथ्वीराज भी वहां पर पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर के अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उनका पीछा करने से रोका और अजमेर पहुंच करके पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह किया और इस घटना में जयचंद व पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता है वो और अधिक बढ़ गई थी। ऐतिहासिकता क्या है इस बात में देखिए, इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है।
डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है, यानी सिर्फ कोरी कल्पना ही है ये मानते हुए कहा कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि हम्मीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। इसमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य है और वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। ये विद्वान इनको स्वीकार किया और बाकी विद्वानों ने इसे कल्पना ही माना है। इस प्रकार संयोगित अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा के समय के साथ उतार चढ़ाव और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे यह घटना की सत्यता पर शंका करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। यानी ये घटना हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये घटना नहीं हो, बल्कि ये हो सकती है। रणथंभौर के चौहान, तो हम्मीर देव सबसे प्रसिद्ध हुए हैं रणथंभौर में, और इनका एक प्रश्न कैसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको पक्का मिलेगा। देखो, रणथंभौर के चौहान का संस्थापक गोविंदराज था। 1194 में ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। उनके उत्तराधिकारी क्रमशः वल्लन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ है और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके उत्तराधिकारी वाकभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क उत्तराधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उनके पुत्र चेत्र सिंह ने नसरुद्दीन के द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा, यानी टैक्स देना पड़ा चेत्र सिंह के द्वारा। अब देखिए, हम्मीर देव 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया था। 1282 में हम्मीर देव ने अपने राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक के बाद में दिग्विजय की नीति अपनाई। तो इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। ये जलालुद्दीन खिलजी है, इन्होंने सफलता नहीं मिली इनको, तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूँ। क्यों सफलता नहीं मिलती है, तो अंत में सिखियानी बिल्ली खम्बानो चाहिए, वो वाली बात होती है। हम्मीर देव के द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर से नाराज हो गया और हम्मीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तो 1299 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उससे पराजित कर दिया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने के लालच में अपनी ओर मिला लिया था। रणमल और रतिपाल ये दो देशद्रोही सेनानायक थे हम्मीर देव चौहान के। उसके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हम्मीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हम्मीर की पत्नी रंगदेवी ने महिलाओं के नेतृत्व में जोहर किया था। ये पहला जल जोहर था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। हम्मीर वीर था, उदार था, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नैनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा था। चंद्रशेखर ने हम्मीर हाट लिखा था। ये तीनों ही ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नैनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा, चंद्रशेखर ने हम्मीर हाट लिखा। हम्मीर के शौर्य की जानकारी है वो अपने को मिलती है। अब देखिए, यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है हम्मीर को लेकर के कि सिंह सोमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब समझ में आया आपको कि शेर होता है ना, शेर वो अपने जीवन में एक ही बार संभोग करता है शेरनी के साथ। सिंह सोमन सतपुरुष, और सच्चा जो पुरुष होता है ना वो वचन देता है, वो एक ही बार देता है। कदली फले एक बार, और केले के एक ही बार फल लगता है, ये बात भी ध्यान रखना। तिरिया तेल, तिरिया यानी जो स्त्री होती है जिसकी शादी हो रही होती है, जिसके तेल चढ़ जाता है, तिरिया तेल यानी स्त्री के तेल, और हम्मीर की हट चढ़े न दूजी बार। तो स्त्री के तेल भी एक ही बार चढ़ता है, फिर उसकी शादी होती है, और हम्मीर की हट चढ़े न दूजी बार, और हम्मीर की हट वो दोबारा नहीं हो सकती, वो एक बार जो कह देता है वही सत्य माना जाता है।
तो ये इस दोहे का मुख्य भावार्थ था। ठीक है। अब जालोर के चौहान वंश काफी प्रसिद्ध है। कानड़देव और वीरमदेव और फिरोजा की लव स्टोरी है इसमें। तो देखिए, जालोर के मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए काफी आवश्यक कार्य हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय में जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में वंश की नींव डाली थी। 1181 में कीर्तिपाल ने। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण के समय जब सोमदेव मंदिर पर आक्रमण किया था और जब सेना वापस जा रही थी तो कानड़देव ने अपने राज्य में से होकर के नहीं जाने दिया, बल्कि उनसे बहुत सा माल है वो छीन लिया था। रास्ता देने के लेकर के कानड़देव एवं अलाउद्दीन के मध्य एक विवाद हुआ था। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना से जालोर भेजा था। एक सेनापति को सेना देकर के जालोर भेज दिया। उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। जब कानड़देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले आया गया तो दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध मिला था। तो कानड़देव ने दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद में कानड़देव और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हो गया। नैनसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया। ये नैनसी कहते हैं ये बात। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले को सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रख दिया था। ये नाम भी अच्छी तरीके से याद रखना कि सिवाना का नाम क्या रखा था, खैराबाद। कमलुद्दीन गर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अतः में कानड़देव ने एक दैया सरदार था बीका, वहां पर रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था रणथंभौर में। और जालोर में दैया शासक था एक, मतलब सेना नायक था, सरदार था बीका। उसने विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले में महिलाओं ने जोर किया था। अलाउद्दीन ने जालोर जीत करके उसका नाम हो जलालाबाद रखा था, सिवाना का नाम था खैराबाद रखा था, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था और जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। ये नाम भी अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षा उपयोगी हैं, पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, ये था जालोर का इतिहास। अब आमेर का कछवाहा राजवंश। आमेर का कछवाहा राजवंश है, उसमें काफी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, काफी लड़ाके शासक हुए हैं। तो कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र था कुश, उसको मानते थे। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक एक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्मवंशी कहलाने लगे थे। सूर्यमल मिश्रण ने माना है कि कोई कुर्मवंशी, एक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये अपने आप को कुर्मवंशी कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। शुरू में जब आए थे ढूंढाड़ पर, तो ढूंढाड़ पर शासक था मीणाओं और गुजरों का, तो इनसे संघर्ष करना पड़ा दुले राय को। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कभी आमेर मत कर देना कि जयपुर आमेर के कछवाओं की प्रथम राजधानी, तो ये दौसा थी इनकी प्रथम राजधानी। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चौहानों का शासक था। और इसका नामकरण ढूंढाड़ क्यों पड़ा? ये जो विग्रहराज चतुर्थ था, अपने पीछे पड़ा था, उन्होंने क्या हुआ कि यहाँ पर गुजरों और मीणाओं को ढूंढ ढूंढ करके मारा था, जिसके कारण ढूंढ ढूंढ करके मारने के कारण इस क्षेत्र का नामकरण ढूंढाड़ पड़ा था। ठीक है। 1137 में दुले राय ने बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुले राय ने जमुआरामगढ़ में मीणाओं को भी पराजित करके अपनी राजधानी बनवाया था, जमुआरामगढ़ को। 1207 ईस्वी में काकिल देव ने आमेर की मीणाओं को परास्त करके अपनी राजधानी आमेर बना ली थी। ये काकिल देव था, उन्होंने आमेर राजधानी बनाई, जबकि शुरू में तो थी दौसा, दूसरी राजधानी जमुआरामगढ़ थी। यहाँ पर जमुआई माता का प्रसिद्ध मंदिर है इनकी कुलदेवी का, और तीसरी राजधानी आमेर थी। और बाद में जयपुर, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक जयपुर ही रही थी। ठीक है, 4 राजधानियां थी, अच्छी तरीके से याद रखना। भारमल, तो देखिए भारमल जो है वो 1547 से 1573 ईस्वी तक शासन किया था। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उन्हें
मजबूत सहारे की आवश्यकता थी बहरमल को, और यह मजबूत सहारा उसने मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। और बहरमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। पूरे राजस्थान में पहला राजपूत शासक कौन था? बहरमल ही था। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर यात्रा पर आया हुआ था, यानी अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था। तो सांबर में रोक करके उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वो कर दिया था। तो लौटते समय, अजमेर से लौटते समय सांबर में बहरमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मिरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ में कर दिया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 में सांबर में अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह सहित उसने अकबर की अधीनता स्वीकार वो कर ली थी 1562 में। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, बहरमल जो है वो पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता वो स्वीकार की थी। ठीक है। और पहले वैवाहिक संबंध भी बहरमल ने बनाए थे। भगवंत दास 1573 से 1589 ईस्वी तक। तो देखिए, भगवंत दास ने 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। ये 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार भी रहे हैं भगवंत दास। 1585 ईस्वी में उनकी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया गया था। खुसरो इन्हीं मानीबाई व जहांगीर का पुत्र था, खुसरो जो था। ठीक है। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी। अब मानसिंह शासक बने थे। मानसिंह काफी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं 1589 से 1614 ईस्वी तक। तो देखिए, मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे। तो काफी अच्छा कथन बनता है कि मानसिंह कितने वर्ष की उम्र में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये 12 वर्ष की उम्र में। इसने अकबर और जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की काफ़ी अच्छी सेवा की थी। अकबर ने रणथंभौर अभियान के दौरान 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान भी 1573 में मानसिंह ने महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के भेजा गया था। और 1576 ईस्वी में जब हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व भी मानसिंह ने किया था। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मानित था। अकबर इसे फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब बेटा होता है। ठीक है। और 7000 मनसबदार था। ये 7000 मनसबदार 2 ही व्यक्तियों को प्राप्त था अकबर के दरबार में, एक तो मानसिंह, दूसरा अजीज कोका था। ठीक है। 1589 में जब ये बिहार का सूबेदार बना तो इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई और 1589 में आकर के आमेर के शासक बना था मानसिंह। 1589 में मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीत करके पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में एलचीपुर में हो गई थी। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उनके समय में मानचरित्र, महाराजकोश नामक ग्रंथ लिखे गए थे। इसी के समय में मुरारीदास ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथों की रचना वो की थी। मानसिंह के समय रानी कनकावती थी। उसने अपने पुत्र जो जगत सिंह था उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो भी करवाया था। और ये जगत सिंह जो था ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध में एक अभियान लेकर के गया था, तब वहाँ पर युद्ध में मारा गया था ये जगत सिंह। ठीक है। उसकी स्मृति में ये जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण की, वो वही मूर्ति है जिसकी कभी मीरा पूजा किया करती थी। अच्छी तरीके से ये बात भी ध्यान में रखना। और मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जय सिंह आमेर का शासक बना था और इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर या मौका मिला था मिर्जा राजा जय सिंह को। 1623 में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध में दक्षिण में भेजा गया, जहां पर उन्होंने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। फिर 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों का विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था 1629 में। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को भी दबाया था। 1636 में शाहजहां के साथ में बीजापुर और गोलकुंडा के अभियानों में दक्षिण भारत में भी ये गए थे, यानी काफ़ी अभियानों में इन्होंने साथ दिया था। 1637 में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर के शुजा के साथ में कंधार भेजा गया था और उत्तराधिकारी
युद्ध के समय में इन्हें शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां पर बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में उसने शुजा को पराजित किया था। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भी भेजा था, जो कि शिवाजी को अधीनता स्वीकार करवाई थी। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल भी रहा था। यानी शिवाजी का किला था पुरंदर, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे, यानी व्रत का जो केंद्र होता है उसकी तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया। अतः शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के नाम से जानी जाती है, और पुरंदर की जो संधि है वो जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा है। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला शासक था। जय सिंह प्रसिद्ध कवि बिहारी थे, वो इन्हीं के आश्रयदाता थे, और बिहारी ने प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना है वो आमेर में की थी, और जय सिंह ने काली पहाड़ी नामक गांव है वो जागीर में दिया था। बिहारी सत्सई श्रृंगार रस का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कभी जीवन में मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। जब बिहारी है वो जय सिंह के पास में अपनी वृत्ति यानी सालाना जो वृत्ति दी जाती थी वो लेने आए, तो राजा जय सिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने उन्मुख थे कि राजकार ये सब कुछ भूल गए थे और उन्हीं से प्रेम में लगे हुए थे। तब एक छोटा सा दोहा लिख करके बिहारी ने जय सिंह को भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधु मधु इही विकासी काल, अली कलिशो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस दोहे का जो भावार्थ है वो समझ करके महाराजा जय सिंह है उन्होंने राजकार्य में हिस्सा लिया, और ऐसे ही छोटे छोटे सरस दोहे लिखने के लिए का एक आदेश दिया था बिहारी को, और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण असर भी है वो भी देने का वायदा किया था। ये कई बार पूछी जाती हैं छोटी छोटी बातें। अब सवाई जय सिंह 1700 से 1743 ईस्वी तक। 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को जन्मे जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर के औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना, सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्योंकि जय सिंह प्रथम से बढ़कर के सवाया था, यानी अच्छा था, और इसी समय में जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग है वो करने लग गए थे जय सिंह के बाद में, यानी सवाई जय सिंह के बाद में। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्य संभाला, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम की विजय रहा था। मुअज्जम विजय हो गया। मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, उसने आमेर पहुंच करके विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया, और आमेर का नाम हो मोमिनाबाद है वो कर दिया था। तो आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने किया था? मुअज्जम ने, बहादुर शाह जो था उसने। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह है उन्होंने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया, और मुगल सम्राट ने इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखियत ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, वो बुलाया गया था। यह बहुत बार पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ, तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ताकि संगठित होकर के मराठों का मुकाबला किया जा सके। किंतु आपसी अविश्वास की ये योजना होने के कारण ये योजना कार्य रूप न ले सकी, और सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने मराठों को राजस्थान में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर है वो मिल गया था। तो सबसे पहले मराठे वो बूंदी में प्रवेश किया था। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करने की मध्यस्थता की, और 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासन कार्य देखा था सवाई जय सिंह ने। 1725 में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की सारणी भी बनाई थी, और उसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा था। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा कथन है, कई बार पूछा जाता है। नक्षत्रों की सारणी का नाम क्या रखा था? जिज मोहम्मद शाही। और जय सिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी। जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जो जंतर मंत्र के नाम से जानी जाती है। ये वेधशाला वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस जगह वेधशाला नहीं है। जुलाई 2010 में
इसी जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवा करके 1727 में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 में उसने जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जिसने जयगढ़ में जयवान तोप का निर्माण करवाया। जयसिंह ने चंद्र महल है, सिसोदिया रानी का महल है, जल महल है आदि का निर्माण करवाया। जयसिंह पहला राजपूत शासक हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने हेतु प्रयास किए थे। ये एक बार पूछा गया कथन है कि पहला कौन सा राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, तो सवाई जयसिंह था। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु उसने नियम बनाए थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संपदा है वो भी इन्होंने दी थी। ठीक है, ये हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश और उनके प्रतापी शासक। तो जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादों से संबंधित रखता है, यानी हम चंद्रवंशी हैं ऐसा मानते हैं जैसलमेर वाले। और ये अपना संबंध है वो श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। क्यों? यह भाटी यादू राजवंश विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों से युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उनका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जो कि जैसलमेर की नींव है वो रखी थी। अब देखो जैसलमेर में 2.5 शाखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज, उसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था मूलराज के समय में। दूसरा जो शाखा हुआ वो राव दूदा के शासनकाल में हुआ, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और तीसरा जो अर्ध शाखा वो 1550 ईस्वी में हुआ, जो जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और उसी अमीर अली ने विश्वासघात करके लूणकरण पर आक्रमण कर दिया और लूणकरण ने अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे थे, अतः जो है वो नहीं हो सका था। यानी जो शासक थे, राजा महाराजा थे, सेनापति, वो मारे गए परंतु जोहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध शाखा के रूप में मानी जाती है। तो राव लूणकरण के शासनकाल में जो शाखा हुआ वो अर्ध शाखा था। ठीक है, अकबर ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में जब लगाया था तो हर्राय बाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने अपनी पुत्री का विवाह किया। बाटियों का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह हुआ था। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाटियों में कौन सा शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो हर्राय बाटी ने बनाए थे। भरतपुर का जाट राजवंश। जाट एक कृषक जाति होती है। इसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 ईस्वी में मथुरा के क्षेत्र में जाटों ने अपना नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी गोकुल के नेतृत्व में किया था। गोकुल मार दिया गया था, यानी गोकुल की लड़ते हुए युद्ध में मृत्यु हो गई, किंतु उसके द्वारा शुरू किया गया संघर्ष वो राजाराम तक ने फिर से जारी रखा था। 1688 में राजाराम की मृत्यु के बाद में उनके भतीजा था एक चूड़ामन, जिसने जाटों के नेतृत्व में शक्ति को प्रदान किया था। चूड़ामन देखो, चूड़ामन जो है वो 1685 से 1721 ईस्वी तक शासन किया था। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजवंश की संस्थापक थे वो चूड़ामणि थे। चूड़ामन ने मथुरा तथा आगरा में मुगल इलाकों में धावे बोल करके मुगल शक्ति को झकझोर दिया था, यानी छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। मुगल सम्राटों ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा पर उसने पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बना करके अपना राज्य स्थापित कर दिया था। तो सबसे पहले चूड़ामन ने किला कहाँ पर बनवाया था? थून नामक स्थान में बनाया था। ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बदन सिंह, तो देखिए बदन सिंह जो थे उन्होंने 1723 से 1756 ईस्वी तक शासन किया था। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा जो जयसिंह हैं उन्होंने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखना। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहां पर एक सुदृढ़ किले का निर्माण है वो करवाया। सुंदर जलमहल बनवाए, बाग बगीचे लगवाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वेर आदि जगह पर भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह एक शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट, कछवा, मैत्री का
मैत्री करके अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में डिग्मेन की मृत्यु है वो हो गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे वो थे सूरजमल। सूरजमल 1756 से 1763 तक शासन किया था। सूरजमल बदन सिंह का उत्तराधिकारी था, यानी उनका पुत्र था। सूरजमल ने भरतपुर के नवीनगढ़ का निर्माण करा करके अपनी राजधानी बनाया और उसने जयपुर के साथ में मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर जो नगर था उसकी गद्दी को लेकर के उत्तराधिकारियों में युद्ध हुआ था 1743 से 1750 ईस्वी तक। उसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था सूरजमल ने, और 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने लग गया था। अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों पर आक्रमण किया था तो मराठों की सहायता सूरजमल ने की थी, मगर मराठा सेना नायक हैं वो सदाशिव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर के ये वापस भरतपुरे वो लौट आए थे। पानीपत की पराजय के बाद में मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई और इसी युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर का विश्वास किया। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में क्षोभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि सूरजमल की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, इस बात की पुष्टि है। वो रुहेलों के विरुद्ध में नजीर खान नामक था, उसने पूर्ण अच्छी तरीके से पुष्टि कर ली, उसके बाद में ही आगे बढ़ा था। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है, उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य भावना इनमें विद्यमान थी। इन्होंने आगरा के किले पर अधिकार करके आगरा के किले को यमुना जल और गाय के दूध से धुलवाया था और उनको पवित्र है वो भी करवाया था। और अकबर की जो मकबरा है हुमायूं का, अकबर का, उसने अकबर की कब्र में से कुछ हड्डियां वगैरह निकाल करके उनको जलाया भी था। ये भी सूरजमल के कारनामे थे। करौली के यादव राजवंश। करौली के राजवंश स्वयं को मथुरा के सूरसेन शाखा से संबंधित रखते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं, जो कि जैसलमेर का भाटी राजवंश है। ठीक उसी तरह करौली के यादव राजवंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। तो करौली में राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने। उसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया था। कल्याणपुर यानी करौली, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह कई बार पूछा जाता है कि मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गोपाल पाल ने करवाया था। महाराजा हरबंशपाल थे, उन्होंने 9 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी हरबंशपाल ने। 1852 ईस्वी में नरसिंहपाल की मृत्यु के बाद में डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इनकी अनुमति नहीं दी और 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद में मद्रपाल ने 1854 से 1869 तक करौली के शासक वो बने थे। ठीक है। 1857 की क्रांति में जब हुई थी, उसमें करौली जो राज्य था उसकी तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी गई थी और कोटा की कम की गई थी। परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासक वो आबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था, यानी आबू देलवाड़ा वहां पर था। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। जैसे जैसे प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हुई, उसके बाद में परमारों की शक्ति है उसमें वृद्धि हुई थी। आबू के परमार। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। ठीक है, आबू के परमारों का संस्थापक धूमराज, लेकिन उनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी ने से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद में धरणीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार वो कर लिया था। विक्रमदेव ने का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी तक। आबू के जो परमार थे वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था विक्रमदेव। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध में युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, जिसमें सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र
सोम सिंह ने शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण है वो भी करवाया था। 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमाणु की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और चौहानों का प्रभुत्व स्थापित है वो कर लिया था। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो गई, उसके बाद में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन होना शुरू हो गया। और इसी बात का फायदा उठाया था मराठों ने। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठों ने अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही थी। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपूताना में मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलेश के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे, जिसमें बूंदी, जयपुर और जोधपुर महत्वपूर्ण थे। तो मराठों ने सबसे पहले बूंदी में प्रवेश है वो किया था। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सवाई जयसिंह ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी बढ़ाना चाहता था, और उसने राज्य की सीमा स्थित बूंदी राज्य का राजा था बुद्ध सिंह, जयसिंह का बहनोई था, जो कि 1727 ईस्वी में साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों में संबंध तनावपूर्ण हो गए। अंत में बिल्कुल टूट भी गए थे। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाई रानी थी, उससे घृणा करने लगा और अपनी चुंडावती रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद में बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया कि यह भवानी सिंह मेरा पुत्र है, वो नहीं है। इस पर जयसिंह क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जयसिंह का वो भांजा था। अतः बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटा करके, यानी सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था, तो उनकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेज करके बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार थे हाड़ा सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जयसिंह की इसी कार्रवाई के ने कुछ ही वर्षों बाद में मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया और 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ में कर दिया था। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी और इसी घटना से कछवाई रानी ने जयसिंह का विरोधी बना और मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। और मराठे इस अवसर की ही तलाश में बैठे हुए थे कि कब कोई हमें आमंत्रित करे और हम तुरंत जाकर के हस्तक्षेप करें। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन तक संघर्ष के बाद में 22 अप्रैल को बूंदी राज्य पर मराठों का अधिकार है वो हो गया था। बूंदी के महाराव उम्मेद सिंह से बुद्ध सिंह का पुत्र, उसने बुद्ध सिंह को अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसका शासक स्थापित हो गया और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांध करके अपना भाई बना लिया था। चूंकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासनकारी सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। इस प्रकार से मराठे हैं वो राजस्थान में पहुंचे थे। अब ये हुड़ा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 को हुआ था, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों को रोकने के लिए मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों से मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान में, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, उस समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी थी। वो कैसे हुआ था देखिए। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने राजस्थान के सारे शासकों को हुड़ा सम्मेलन में एकत्रित करने का प्रयास किया था, जो कि 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चय स्थान हुड़ा वर्तमान में भीलवाड़ा में है। इस सम्मेलन का प्रारंभ हुआ, उसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय ने करने का निश्चय किया था। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के भगत सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल थे, बूंदी के दलेल सिंह थे, करौली के गोपाल दास थे और किशनगढ़ के राज सिंह आदि छोटे बड़े सारे नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद में 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौता करके हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखने और सभी का अपमान समझा जाएगा, यानी एक को हराएंगे तो सभी को हार स्वीकार करनी पड़ेगी।
ऐसा सभी शासकों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। कोई राज्य दूसरे राज्य का विद्रोह को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद में कार्रवाई आरंभ की जाएगी और जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ में रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अपने पुत्र अथवा भाई को भेज सकता है। किंतु इस सम्मेलन की जो योजनाएं हैं वो कभी भी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक ने अपने स्वार्थ थे, इसलिए वह एकजुटता स्थापित होना असंभव था और हुडा सम्मेलन इस प्रकार से असफल प्रयास साबित है वो हो गया। यानी सारे हैं वो मुगल शासकों की तरफ झुकने लग गए थे, जबकि सारे एक जे एकत्रित होकर ही अगर सामना करते तो मराठों का राजस्थान से भगा भी सकते थे। जयपुर का उत्तराधिकारी युद्ध, तुंगा का युद्ध। तो देखिए जयपुर का उत्तराधिकारी युद्ध 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौरी से विवाह किया गया था। 1708 में मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय, उसकी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह जयसिंह से किया गया। विवाह से पूर्व ही जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही, चाहे वह छोटा क्यों न हो, जयपुर के सिंहासन पर बैठने की बातें कही गई थी। उसके बाद में यानी ये विवाह इसलिए हुआ कि जो चंद्रकुमारी और जयसिंह से जो पुत्र पैदा होगा वो चाहे छोटा हो परंतु जयपुर का शासक वो बनेगा, इस शर्त के आधार पर दोनों का विवाह हुआ। उसके बाद में 1722 में जयसिंह ने खींची रानी सूरजकुंवरी से एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी से भी एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष निश्चित ही होना था। तो सितंबर 1743 की बात है कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह 1708 में इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया और इसी प्रकार से ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य गृह कलह आरंभ हो गया था। दोनों पक्षों में मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर ने सैनिक सहायता प्राप्त की और इसके बदले में होलकर ने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था कि होलकर को 20 लाख रुपए देंगे माधो सिंह। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उनके सहयोगियों को परास्त करके खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर से मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए देने का वचन दिया था कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ में इन तीनों राजपूतों की सहायता करने हेतु भेजा था। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच में राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ था। यह राजमहल का युद्ध में ईश्वर सिंह विजय रहा था और ईश्वर सिंह ने इसी युद्ध की विजय की स्मृति के रूप में एक ईसरी लाट सरगासुली का निर्माण है वो भी करवाया था। राजमहल के युद्ध के बाद में पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह के हो गया, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद में महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने के लालच दिया गया और ऋण भार से दबे हुए पेशवाओं ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर ये माधो सिंह का पक्ष ले लिया और उसके बाद में बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ में ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों तक युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसने माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने के लिए विवश होना पड़ा था। बगरू का जो युद्ध हुआ जो अगस्त 1748 ईस्वी को, बाद में ईश्वरी सिंह ने जो रुपये मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर ने इस धन को वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा और मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत से 2 लाख रुपयों के साथ में मिला, पर जो होलकर था इस राशि से खुश न था और उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौट करके ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ और मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर के 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, जो राजनीतिक जंजालों में से अपना आज़ाद कर लिया था। यानी
ईश्वरी सिंह ने अंत में आत्महत्या की थी। तो जयपुर के कौन से शासक थे जिसने आत्महत्या की? तो वो थे ईश्वरी सिंह। अब होलकर माधो सिंह को बुला करके उसने जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठने पर मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांगे रखी। माधो सिंह था, उसने मराठों को सबक सिखाना चाहता था। तो 10 जनवरी 1751 ईस्वी में उसने सुनहरा अवसर मिला और इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान के राजनीतिक में राजपूत मराठा संघर्ष की ये एक नई उलझन यहीं से प्रारंभ हुई थी, जो आगे चल करके दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी बड़ी घातक सिद्ध हुई थी। यानी दोनों आपस में बहुत बुरी तरह लड़ने लग गए थे। तुंगा का युद्ध। तो देखिए, जयपुर राज्य में मराठों के मध्य चौथ को लेकर के बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठों थे, उसमें महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों ने इस हरकतों से परेशान होकर के जयपुर के तत्कालीन शासक प्रताप सिंह ने मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया। शिवपुरी और करौली के शासकों से भी संघ के सैनिकों को सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महाजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग और हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास में, लालसोट ये दौसा में है, वहां पर तुंगा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, तुंगा नामक स्थान पर महाजी सिंधिया और राठौड़ कछुआ गठबंधन की सेनाओं के मध्य भयंकर रक्तचाप में युद्ध हुआ। ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। महाजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा था, यानी प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तुंगा के युद्ध के बाद में मराठा राजपूत राज्यों में अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन नामक एक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना को आत्मसमर्पण कर दिया था। जयपुर के शासक प्रताप सिंह मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया और उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा टोंक में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के ही हाथ लगी। अतः जयपुर राज्य पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी थी। इस प्रकार से ये तुंगा का युद्ध है हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद, ये मेवाड़ की कुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जिससे विवाह को लेकर के जयपुर के महाराजा थे सवाई जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह थे। उनके मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। वो यूं हुई कि कृष्णा कुमारी ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी ये कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में तय हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह उनकी मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में तय कर दिया और इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक जो मान सिंह बने थे उन्होंने मारवाड़ का अपमान समझा और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय कर लिया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठा और अमीर का पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ के आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया था। तो मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर का पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर का पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने और कृष्णा कुमारी के हत्या करने का प्रस्ताव रखा था। इसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था। उसने मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, जो कि 21 जुलाई 1810 को जहर पिला करके अपनी पुत्री की हत्या करवा दी थी। मात्र 16 वर्ष की अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं बल्कि समस्त मेवाड़ की शान पर एक बहुत बुरा धब्बा यानी एक कलंक था और राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप है वो सबसे काला अध्याय माना जाता है। जोधपुर का राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के उत्पन्न हुई थी। कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और उसके भाई थे बख्त सिंह। अभय सिंह को गद्दी से हटा करके स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था, परंतु जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर दिया और जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भाग करके जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त करके मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा और 1752 में भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और उसका विरोध करने के लिए मराठों ने को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठा स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे और उसका कारण वो राम सिंह ही बना था।
21 सितंबर 1752 ईस्वी को भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसका पुत्र विजय सिंह जो जोधपुर की गद्दी पर बैठा, उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहा था। तो जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्योंकि 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ था। इसमें विजय सिंह परास्त होकर के नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली और विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबला करने की स्थिति में था। इसने संधि करने से विवश हो गया। फरवरी 1756 ईस्वी के बीच में दोनों के मध्य संधि हो गई थी। इस प्रकार से ये इतिहास है वो पूरा किया। तो देखिए, राजस्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। हनुमानगढ़ में है। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा को चंदेल शासक को पराजित किया था? तो 1182 में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की। इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीकर जिले में कांटला नदी किनारे। विदेशी आक्रमणकारियों किसने स्वीकार किया है? तो ये कर्नल जेम्स टोड वगैरह ने। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के चित्तौड़ का शासक राव रतन सिंह। सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दिवेर का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ था। रूठी रानी का नाम क्या था? उमा दे, जो कि मालदेव की पत्नी थी और भाटी शासक की पुत्री थी। ये छोटे छोटे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी है। सुमेलित करने में राठौरों का मूल वंश रावसिहा, चौहानों का वासुदेव, जाटों का चूड़ामन, कछुओं का तुलेराय। इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हो। ठीक है।